नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज 7 बजे के इस शो में। और विष्णु जैन जी का भी हम स्वागत करते हैं। विष्णु जैन जी पहले आ चुके हैं हमारे इसमें 2-3 बार। और आपका फिर से परिचय करा दूं, जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ, हमारे सब्सक्राइबर्स के। विष्णु जैन जी जो है सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, और उन्होंने एक हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस बना रखा है, और बहुत सारे उन्होंने केसेस कर रखे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और कुछ केसेस सिविल कोर्ट में कर रखे हैं। जैसे मथुरा और काशी का इन्होंने कर रखा है सिविल कोर्ट्स में नीचे। उसके अतिरिक्त इन्होंने चैलेंज कर रखा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, इन्होंने चैलेंज कर रखा है वक्फ एक्ट को, इन्होंने चैलेंज कर रखा है माइनॉरिटी स्कीम्स को, और अभी मुझे ज्ञात हुआ कि इन्होंने सच्चर कमेटी रिपोर्ट को भी चुनौती दी है। तो विष्णु जी, कहाँ से शुरू करेंगे? पहले काशी मथुरा की बात हो जाए, सर फिर चलेंगे सुप्रीम कोर्ट में। सर सर्वप्रथम धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। आज बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है जब भी आपके समक्ष आता हूँ। हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। आपने ये जो मंच हम युवाओं को दिया है अपनी बात रखने के लिए, अपने मुद्दों को व्यक्त करने के लिए और एक इंटेलेक्चुअल बात करने के लिए, इसका तहे दिल से आपके और आपकी पूरी टीम को शुक्रगुजार हूँ। और आपके समक्ष आके हमेशा बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आप खुद लीगल पर्सन है, लॉ से जुड़े हुए हैं और हमेशा लीगल एंगल को आप बखूबी समझते हैं और बहुत सीनियर है। मैं तो आपका दिल से बहुत सम्मान करता हूँ और आपके समक्ष आके मुझे हमेशा बहुत ही खुशी की अनुभूति होती है। आपसे अपनी रिसर्च शेयर करके बड़ा अच्छा लगता है और आपने जो प्लेटफॉर्म बनाया है इसको आप जिस तरह से जितने हिंदूनिष्ठ हैं, जो हिंदू कौम के लिए, समाज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको आप देते हैं। ये आपका बड़प्पन है और हम सबको आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगता है। अब बात आपको करते हैं धन्यवाद है, आप ऐसा सोचते हैं जयपुर डायलॉग्स के बारे में, इसके लिए। आपने एक इसमें सीरीज चलाई थी जिसमें मैं पहली बार आपके साथ जुड़ा था, हे केशव हम आएंगे। तो उसमें मैंने आपके यहाँ पे बहुत ही डिटेल में मथुरा केस डिस्कस किया था सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदू समाज में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं इंटरनल। तो जब हमने मथुरा का केस डाला था, अब ये आप बात जान के शॉक हो जाएंगे कि कैसे चीजें होती हैं समाज में। हमारा केस तो पहले सिविल जज सीनियर महोदय ने डिसमिस कर दिया। उसके बाद जब हमने अपील फाइल की डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, श्री साधना रानी ठाकुर के यहाँ, उन्होंने हमारा केस एडमिट कर लिया, नोटिस जारी कर दिया सारे पार्टीज को। आप विश्वास नहीं मानेंगे भाई साहब, वही पिटिशन जो हमने रंजना अग्निहोत्री थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड भगवान श्री कृष्ण की थी, उसी को हूबहू कॉपी पेस्ट करके अगर बहुत लोगों ने फाइल की और मेल पर्सन ने फाइल की। रंजना अग्निहोत्री ने अपनी पिटिशन में शी लिखा हुआ था, तो जो मेल आदमी ने फाइल की उसने शी को बदला भी नहीं, वो एज इट इज शी है। हूबहू कॉपी पेस्ट, सिर्फ ऊपर पार्टी का नाम बदला है और अंदर के कंटेंट, रिलीफ वगैरह सब कुछ वही। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किसने फाइल की, क्योंकि मैं नहीं चाहता हिंदू समाज में मुझे ज्ञात है कई लोग इस तरह के जो है। और आप देखिए, दूसरा पहलू, इस देश के न्यायालय में कितने डाइकोटमी है। मैं डाइकोटमी वर्ड यूज कर रहा हूं। हमारी पिटिशन डिसमिस होती है इस आधार पे कि अगर आप आ जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण के असंख्य भक्त हैं, सब आ जाएंगे और यहां पे जुडिशियल व्यवस्था चरमरा जाएगी। उसी कोर्ट ने, मथुरा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, उसके बाद अराउंड 10 पिटिशन एडमिट की और हमारी पिटिशन आज भी अपील में पड़ी हुई है। अब उसमें बाकी सारे लोग, पॉलिटिकल पार्टी, सब लोग लग गए हैं। कुछ यादव समाज के लोग लग गए हैं, वो कहते हैं कि भाई ये इसमें हमारा वर्चस्व है। कुछ और लोग, मैं उस चीज में नहीं पढ़ना चाहता। तो मैं ये बात जानता था भाई साहब, ये बात मैं जानता था जब मैंने रिसर्च जानबूझ के पब्लिक में शेयर की थी। मैं आपको एक किस्सा शेयर करना चाहता हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। मैं और मेरे पिताजी, जब हमने श्री कृष्ण जन्मभूमि की पूरी रिसर्च कर ली, तो हम मथुरा गए। मथुरा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों से मिले, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि सर आपकी जो फीस होगी हम देंगे, आप इसमें अपना सहभाग दें, यहाँ के लोकल लॉयर बने, हम लोग को हेल्प करें, लोकल सपोर्ट दें और इसमें पैरवी करें, क्योंकि सिविल कोर्ट में पैरवी की जरूरत होती है, आप अच्छे से जानते हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, हर एक वकील ने वहां के मना कर दिया।
किसी ने कहा हमारा संगठन नहीं परमिट कर रहा है, किसी ने कहा कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं, अलग अलग रीजंस करके मना कर दिया। अरे किसी ने कहा ये बेमानी बात कर रहे हैं, बेवकूफी की बात कर रहे हैं। हमें तो फाइल करना था सर, हमने फाइल किया, रिसर्च शेयर की पब्लिक के साथ, पूरा डॉक्यूमेंट नेट पे हर जगह सबको दे दिया जिसने मांगा, क्योंकि अपना ज्ञान छुपाए नहीं। मैंने, हमारा ये कंसेप्ट है ज्ञान देने से बढ़ता है, हमने दिया, ये करते एव नित्यम विद्याधनम बढ़ेगा। सर्वधनम उसके बाद प्रधानम। समाज में चेतना हुई, सॉरी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसके बाद समाज में चेतना हुई, कुछ लोगों के पॉलिटिकल एम्बिशंस जगे, लोगों ने उसको पिटीशन फाइल कर दी। तो जो लोग पहले उस केस में वकील बनने से मना कर रहे थे, आज उन्होंने ही पिटीशन फाइल की और कहा है कि हाँ ये समझौता गलत। बहरहाल उस बात को अलग रख दें। तो अब जब हमने केस फाइल किया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा था अभी कुछ दिन पहले लगा था, और उसमें अभी मुस्लिम पक्षकारों ने एडजमेंट सीख किया है कि भाई हमारी तबीयत खराब है, जो ईदगाह कमेटी के वकील हैं, और इसीलिए इसको अब इसकी अगली सुनवाई 18 अगस्त को है। मुद्दा बड़ा सिंपल सा है सर, अगर हम ऑन रिकॉर्ड फैक्ट्स पे दिखा रहे हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज इलीगल है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, तो क्या इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ये मस्जिद उस समय नहीं थी। तो ये इस मामले का कोर इशू है। और क्या आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देश के लोग देखते हैं और उनको यकीन है इस प्लेटफॉर्म पे, इसलिए आज आपके माध्यम से डिमांड करना चाहता हूं कि क्या इस केस में केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि, और यह हाईकोर्ट को नहीं सोचना चाहिए कि ये मैटर, इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी सीरियसनेस को देखते हुए हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाए और इसका डे टू डे ट्रायल हो? क्या ये मांग गलत है? आप इस चीज को पॉलिटिकल इलेक्शन से जोड़ के क्यों देखते हैं? अगर आज मथुरा काशी का डिस्प्यूट है और हम चाहते हैं कि बिना खून खराबा हुए, बिना समाज में हिंसा फैले हुए, सही तरीके से, न्यायलीन तरीके से, संवैधानिक तरीके से फैसला आ जाए, जजमेंट आ जाए, तो उसमें डर किस बात का है? नहीं तो ये जिस तरह से एडजमेंट हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम वहां पे गए सर, 2.5 घंटे दूर गए, सारा यहाँ का काम छोड़ के, दिल्ली का, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, मैं, मेरे पिताजी 68 ईयर्स के, पूरी लीगल टीम गई, सारा काम छोड़ के वहां जाते हैं तो पता चलता है कि साहब आज वकील साहब की तबीयत खराब है, हमें एडजमेंट चाहिए। तो 2.5 घंटा जाना, वहां पे 1 घंटा रुकना और वापस आना, पूरा दिन आपका खराब हो जाता है। और अल्टीमेटली हुआ क्या? एडजमेंट। लोग फोन करके, मैसेज करके, ट्विटर पे, हर जगह से पूछते हैं सर क्या हुआ, बताना पड़ता है कि भाई एडजर्न हो गया, क्योंकि उन्होंने एडजमेंट मांगा था। हमारी कोई फॉल्ट नहीं, हम तो पूरा तैयार है तर्क के मैदान में उतर के आर्गुमेंट करने के लिए। तो इसीलिए मैं जानता हूं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत टाइम लगेगा, और इसीलिए आपके प्लेटफॉर्म से ये मांग करता हूं कि जो लोग भी सुन रहे हैं वो ये मांग करें सरकारों से, हर जगह से, कि इस मैटर की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसे हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। राम मंदिर का केस भी 1950 में फाइल हुआ था, गोपाल सिंह विशारद ने फाइल किया था, और 1989 में ट्रांसफर हुआ हाईकोर्ट में, 40 साल बाद, और तब तक किसी पार्टी का 40 साल तक जवाब नहीं आया था। नो डब्ल्यूएस फॉर 40 इयर्स। तो सीपीसी का मखौल बनता है, सीपीसी का मखौल बनता है। सीपीसी तो बनी इसीलिए कि उसका मखौल बनाया जाए। तो इसीलिए हमारा मानना यह है कि ये बहुत सीरियस इशू है, सेंसिटिव इशू है, लोगों की इसकी जनभावनाएं जुड़ी हुई हैं, उस जनभावनाओं को हम समझ रहे हैं, उसका जिम्मेदारी से पालन कर रहे हैं, और इसीलिए इस मैटर की ग्रेविटी को देखते हुए इसको हाईकोर्ट में ट्रांसफर करना चाहिए। मुझे बहुत लोगों ने बोला, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत संगठनों ने बोला कि आप इसमें जल्दीबाजी मत करिए, धीरे धीरे चलने दीजिए। मैंने कहा हर 2024 के लिए पकने दीजिए। मैंने कहा ये मैटर पॉलिटिकल नहीं है सर। मेरे से जिन्होंने भी बोला बहुत सीनियर थे, बहुत वरिष्ठ लोग थे। मैंने कहा सर ये मैटर पॉलिटिकल नहीं है, ये मैटर लीगल है, और आप इसको पॉलिटिकल एंगल मत दीजिए। मुझे बहुत सारे पत्रकारों ने फोन किया, कहा कि आप क्या वहां समाज में आह्वान कर रहे हैं कि वहां लोग जुट जाएं और जैसे राम मंदिर में हुआ वैसे ही हो जाए? मैंने कहा जैसे राम मंदिर में हुआ उसका कारण क्या था ये भी तो लोग जाने। किसने फैसला नहीं दिया था, किसने फैसला डिले किया था कि ढांचा गिरा था? और जो राम मंदिर का लोग ब्लेम लगाते हैं हिंदुओं पे, बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने का, उसके पहले का बैकग्राउंड भी चेक कर लें कि फैसला, लोगों के सब्र का बांध टूट गया था, इसलिए वहां पे अराजकता फैली। और अगर इस केस में आप लोगों के सब्र को 40 साल तक अगर रिटन स्टेटमेंट नहीं फाइल होगा तो सब्र का बांध तो टूटेगा ही, टूटेगा, सब्र का बांध टूटेगा।
और इसीलिए इस केस में अर्जेंसी को देखते हुए, मैटर की ग्रेविटी को देखते हुए हाईकोर्ट ट्रांसफर किया जाए 3 जज के सामने और डे टू डे ट्रायल हो उसका। ये सबसे प्राइमरी इशू है। जहां पे हमारे ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वहां पे किसी भी प्रकार की मस्जिद नहीं हो सकती है, ना थी कभी इतिहास में, और इसको हम थ्रू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूव करेंगे, थ्रू लीगल एंगल प्रूव करेंगे इसको। कोई इसमें पॉलिटिकल भाषण नहीं है। तो ये मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में ये इस समय आज की प्रोग्रेस रिपोर्ट है। इसके बाद काशी की आपने बात रखी थी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, काशी की बात है, बिल्कुल। आप काशी पर बताएं जी। काशी की आपने बात रखी काशी थी। में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो स्थिति ये थी कि बात यहाँ पर आई थी कि जो कुछ भी है एसआई सर्वे का ये, हाँ, तो इट हैज टू बी, इट्स अ मैटर ऑफ मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, तो वो एविडेंस लीड करके ही तय होगा। यहाँ तक की बात तो तय हुई थी। बात क्या हुआ? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। काशी के केस में भी जो एएसआई सर्वे का डायरेक्शन हुआ है, उसके अगेंस्ट मुस्लिम पक्ष ने रिवीजन फाइल किया है। उसके अगेंस्ट मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में भी पिटिशन फाइल की है कि जब जजमेंट रिजर्व था हाईकोर्ट में, तो कैसे आप ये एएसआई सर्वे का डायरेक्शन दे सकते हैं। और अब काशी के केस में जो वाराणसी की सिविल कोर्ट है, उसमें हमारे केसेस में अगली डेट लगी 17 अगस्त। 17 अगस्त काशी में लगी है, 18 अगस्त मथुरा में लगी है। और 17 अगस्त को जो तीनों पिटिशन हमने फाइल की, माँ श्रृंगार गौरी की तरफ से, माँ गंगा की तरफ से और सत्यम त्रिपाठी की तरफ से, तीनों केसेस एक साथ लगे हैं उस दिन। और उसमें हम यही मांग कर रहे हैं कि काशी के केस में माँ श्रृंगार गौरी जो इस समय मस्जिद के पिछले साइड है, वेस्टर्न साइड है, उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उनकी मूर्तियों को तोड़े जाने का, वहां पे अराजकता फैलने का आशंका है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो काशी का केस भी और मथुरा का केस भी दोनों इस समय बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज पे हैं और दोनों राइप हैं हियरिंग के लिए। और इसमें बिल्कुल चाहिए कि ये मामला हाईकोर्ट ट्रांसफर किया जाए और इसका डे टू डे ट्रायल हो। स्पेशल इसकी कोर्ट बैठे, जैसे राम मंदिर के लिए 3 जजेस की स्पेशल बेंच बैठी थी। और कोई ना कोई, मैं आज कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज में उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा कि ये हमारा मुद्दा नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जनता का मुद्दा है। हो सकता है किसी संगठन का मुद्दा ना हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा ना हो, पर ये तीनों प्लेसेस हम लोग के लिए सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पब्लिक का मुद्दा है, ये हिंदू जनभावनाओं का मुद्दा है। तो ये बात मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। और जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया, उस पर भी आया, उसको हमने चुनौती दे रखी है सुप्रीम कोर्ट में, उसको हमने चुनौती दे रखी सुप्रीम कोर्ट में। उसके सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की मांग की है, जो ये हमसे हक छीनता है कि हम कोर्ट में जाके अपने आराध्य के लिए लड़ाई लड़ सकें। और इस समय तो एक हिंदूवादी, एक हिंदूनिष्ठ सरकार है, सरकारों को चाहिए कि वो इसको देखें और इस एक्ट को खुद रिपील करें। मैं तो उस समय के जो बीजेपी के लीडर्स थे, उन्होंने पार्लियामेंट में इस एक्ट के विरोध में बात की थी और इस एक्ट का, उसके मेरे पास पूरी डिबेट्स रखी हुई हैं, उस एक्ट का पुरजोर विरोध किया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट गलत है। और कितनी बड़ी विडंबना है, ये बात भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में राम मंदिर को एग्जेम्प्ट किया गया। राम मंदिर को क्यों एग्जेम्प्ट किया गया? क्योंकि उस समय पब्लिक आंदोलन, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था और पब्लिक जनभावनाएं राम मंदिर के लिए बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों पे थी, रथ यात्रा निकलने वाली थी, लोगों की जनभावनाएं जुड़ी हुई थी, इसलिए आपने कहा ठीक है, हम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से राम मंदिर को एग्जेम्प्ट कर देते। तो क्या राम मंदिर हम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कृष्ण मंदिर और काशी नहीं? तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप भगवानों में इस चीज के लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि किसके लिए पब्लिक आंदोलन ज्यादा है। और अगर पब्लिक आंदोलन से इस देश की पार्लियामेंट को कानून बनाने हैं, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि फिर अगर यही तरीका है तो फिर यही तरीका अडॉप्ट किया जाएगा। पब्लिक को हम अवेयर करेंगे। अभी तो हम वकालत के प्रोफेशन में हैं, अब अगर लगता है कि यहां से हमें न्याय नहीं मिलेगा तो पब्लिक को अवेयर करेंगे कि भाई काशी मथुरा के लिए आप सरकार से विनती करिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिपील करे और आपका जो स्टैंड था पार्लियामेंट में उसको माने। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मैंने इस देश में सबसे पहले चैलेंज किया था, क्योंकि जब राम मंदिर का फैसला आया था तो उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बहुत ज्यादा गौरव गाथा लिखी गई थी। लिखा गया था कि ये बहुत बड़ा
अच्छा कानून है, सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल्स को मेंटेन करता है। तो हमने उसको पढ़ा बहुत दिन तक, हमने अध्ययन किया और हमें पता चला कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो हिंदुओं से वो अधिकार छीन रहा है कि वो कोर्ट भी जा सके। मतलब 15 अगस्त 1947 को आपको आजादी मिली थी, उसके बाद ही तो हिंदू समाज अपने मंदिरों के लिए लड़ाई लड़ सकता है। आपने वो अधिकार ही छीन लिया। कहा 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी वो एज इट इज रहेगी, वो चेंज नहीं की जाएगी। मतलब अगर किसी जगह मंदिर थी उसको तोड़ के मस्जिद बना दिया गया है तो वो वैसे ही रहेगा, और उसके लिए आप सिविल सूट या केस नहीं फाइल कर सकते हैं, और अगर किया है तो वो खत्म हो जाएगा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो सवाल यह है, इतना बड़ा काला कानून नरसिम्हा राव की सरकार ने पास किया, उसके लिए आज हमने सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दी है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया हुआ है, वो मैटर पेंडिंग कंसिडरेशन है। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि अगर आप रूल ऑफ लॉ में विश्वास रखते हैं तो आप इसको स्वतः खत्म करें। अरे भाई, समाज अगर अपनी जन भावनाएं कोर्ट में जाके नहीं कहेगा तो कहां कहेगा? अगर समाज अपनी जन भावनाएं किसान आंदोलन की तरह रोड पे कहता है तो आप कहते हैं कि चक्का जाम कर दी। मेरा किसी नेता से, किसी सरकार से विरोध नहीं है, मेरा इस प्रक्रिया से विरोध है कि आप हिंदुओं को उनकी आवाज रेज करने से दबा रहे हैं कि मामला कोर्ट में भी ना जाए। फिर मामला जाएगा कहां? एक इंडिपेंडेंट सिटीजन, इस देश का नागरिक, अपनी बात कहेगा कहां? जिसके पास इतनी मीन्स नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि वो पार्लियामेंट में जा सके। वो तो अपनी बात। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नोटिस हो गया? जी, नोटिस हो गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नोटिस हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस। रिप्लाई अभी पेंडिंग? अभी तक रिप्लाई नहीं फाइल किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अभी तक रिप्लाई नहीं फाइल किया। कहीं आपको आश्चर्य न हो जाए कहीं रिप्लाई आने से, जैसा कि आपको माइनॉरिटी स्कीम्स पर हुआ। जी, वो भी, उस पर भी अभी आ रहा हूं, उस पर भी मैं आपको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड बताऊंगा और आप शॉक हो जाएंगे सर सुन कि कैसे इन्होंने। ऐसा है, वो डीएनए वाले स्टेटमेंट के बाद से मैं किसी चीज पे शॉक नहीं होता। दैट इज द अल्टीमेट। तो सर, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपके सामने आज एक बात कहना चाहता हूं, हो सकता है मैं उम्र में छोटा हूं, जो इस समाज में, इस देश में फ्रीडम आंदोलन के टाइम पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट ग्रुप चल रहा था, आज ये देश उसी मुकाम पे खड़ा हुआ है। आज की जो सत्ताधारी पार्टी है वो मॉडरेट बन चुकी है और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को दबाया जा रहा है। और जरूरत है इस देश में कि एक हिंदूवादी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप तैयार हो जो हिंदूवादियों की आवाज रेस कर सके, सरकारों से सवाल पूछ सके, कोर्ट से सवाल पूछ सके, पब्लिक को अवेयर कर सके कि भाई ये आपके साथ गलत हुआ है। वक्फ एक्ट में सेक्शन 40 है जो ये अधिकार देता है वक्फ को कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है, चाहे वो मंदिर की हो, मठ की हो, ट्रस्ट की हो। क्या आपको ऐसा कोई अधिकार है? वक्फ के जितने मुतवल्ली हैं उनको पब्लिक सर्वेंट माना गया है वक्फ एक्ट के तहत। उनको सेक्शन 108, 107 में लिमिटेशन की छूट है, वो कभी भी चाहे केस फाइल कर सकते हैं। क्या आपके पुजारी, पुरोहित, किसी को पब्लिक सर्वेंट माना गया है? मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उनके ऊपर हाथ भी उठा देते हैं तो इट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस, और आपके यहाँ पुजारी पालघर में उनका मैसेकर कर दिया जाता है खुलेआम और कोई बोलने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन होती है, 1 साल 1.5 साल तक पेंडिंग रहता है। अब उस मैटर में होगा क्या जब ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हो चुका है? तो इस तरह का अगर इस देश में लॉ का इंप्लीमेंटेशन चलेगा और आर्टिकल 14 का मर्डर किया जाएगा, तो एक ऐसा मंच, एक ऐसी आवाज आपके माध्यम से, आपके नेतृत्व में उठनी चाहिए जो इस देश के हिंदू समाज को जागृत कर सके। ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। और बल्कि मैं तो इसमें एक और बात, आपने कहा कि जो हिंदुओं का नाम लेके, हिंदुओं का वोट लेके जो सत्ता में है वो मॉडरेट बन गए हैं, और जो हिंदुओं की बात उठा रहे हैं उनको कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट है। मैं तो, हमारे यहाँ दूसरा भी टर्म होता है, वो मास्टर स्ट्रोकवादी बन गए हैं, और हम लोगों को कुछ और कहते हैं। क्या हाँ, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इससे भी चिंताजनक बात यह है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया और वे भेष बदल के बाद में सेक्युलर बन के कांग्रेस में सम्मिलित हो गए, आज उन्हीं को ये हिंदूवादी, तथाकथित हिंदूवादी सरकार उनकी ही बात सुन रही है।
यदि देश का प्रधानमंत्री इतना अनभिज्ञ है कि वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जाकर ये कह दे कि ये एपिसेंटर ऑफ नेशनल मूवमेंट था, तो आप बताइए आप क्या कहेंगे कि उनको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का इतिहास नहीं पता कि एपिसेंटर ऑफ नेशनल मूवमेंट तो था वो, लेकिन वो एपिसेंटर ऑफ पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट था। करेक्ट। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये जो घुन है तथाकथित सेक्युलरिज्म का जो वायरस है, ये कोविड से भी अधिक खतरनाक है। तो कोविड तो आपके लंग्स को इफेक्ट करता है, ये सेक्युलरिज्म का वायरस आपके दिमाग को खत्म कर देता है। ये स्थिति आ गई। तो ये निश्चित रूप से मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हमें तो आवाज उठानी पड़ेगी। बिना आवाज उठाए, देखिए क्या है कि बिना रोए जो है माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। तो बहुत पुरानी कहावत है, मुझे लगता है कि हर समाज में अलग अलग तरीके से कही जाती है, हर भाषा में है ये। तो बिना मैंने सर ये बिना प्रेशर डाले कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। सर मैंने अपने लीगल करियर में, मेरी 11 साल की प्रैक्टिस हो गई है, मैंने लॉ का मर्डर होते हुए देखा। अभी इतनी वेल रिसर्च्ड, आप सर विश्वास नहीं मानेंगे, आपसे एक किस्सा मैं शेयर करना चाहता हूं। मेवात के लिए हमने पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में, और वेल रिसर्च वहां पे जाके, जो वहां पे निकिता तोमर का मर्डर हुआ था, उसके परिवार से मिलके, उसके माँ बाप से मिलके, उनका स्टेटमेंट लिख के, सारे मीडिया रिपोर्ट्स लगा के कि वहां किस तरह से हिंदू लड़की को रात में ले जाया जाता है और सुबह लाके छोड़ दिया जाता है, और माँ बाप से कहते हैं खुश रहो कि तुम्हारी बेटी को वापस सही सलामत छोड़ दिया। ये सब जब सुन के मैं और मेरे पिताजी वहां पे गए, हम लोग की आत्मा चित्कार गई। हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली कि मेवात में 107 गांव में से कितने गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं, सबका पलायन हो चुका है, वहां लड़कियों की बुरी हालत है। एक जज है, रिटायर्ड जज, उनकी रिपोर्ट है हरियाणा गवर्नमेंट को कि वहां हिंदुओं को बचाइए। वो सारी चीजें न्यूज नेशन की रिपोर्ट है, सुदर्शन की रिपोर्ट है, जिन्होंने ऑन ग्राउंड जाके माइक लगा के पिटीशन सारी रिपोर्टिंग की है। सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल की, और क्योंकि मैं यंग हूं, लोग कहते हैं कि जब आप इतने सेंसिटिव इश्यूज उठा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के एक डेजिग्नेटेड सीनियर को आपको ले जाना चाहिए जो आपकी बात रखे। मैंने मिस्टर विकास सिंह, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनको रिक्वेस्ट की कि सर आप इस केस में अपीयर हो जाइए हमारे बिहाफ पे, और वो अपीयर हुए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मैटर लगा था, 1 मिनट के अंदर हमारा मैटर डिसमिस कर दिया। और क्या कहा, ये तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट पर आधारित है। सुनना ही नहीं कि क्या हम वहां पे क्या क्या मांग कर, और एडवोकेट्स ने पिटीशन फाइल की थी, कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये मांग की उन लड़कियों को न्याय दिलाइए, वहां पे पैरामिलिट्री फोर्स लगा के हिंदुओं की जान बचाइए। 1 मिनट में पिटीशन डिसमिस कर दिया। और मैं 50 उदाहरण आपको दे सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़पेपर रिपोर्ट के आधार पर कितनी पिटीशंस खुद मंगाई हैं। अभी सुओ मोटो, अभी कांवड़िया यात्रा यूपी में सुओ मोटो न्यूज़पेपर रिपोर्ट के आधार पर रोक दिया। तो ये किस तरह का कानून है, और ये कैसा समाज है, ये कैसा हमने संविधान बनाया है जो इस देश का बहुसंख्यक समुदाय आर्टिकल 14 मांग रहा है। ये पहला ऐसा देश है वर्ल्ड में जो कह रहा है कि भाई हमें इक्वालिटी दो, हमारी जान बचाओ। बंगाल का उदाहरण सामने है आपके, पश्चिम बंगाल का जो पिटीशन है उसका हाल देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में मैंने पिटीशन फाइल की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया जिसमें मैंने कहा वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और अपने लीगल करियर में करीब 500 बंगाल की मैं महिलाओं से, परिवारों से जूम मीटिंग के जरिए मिला, और उन्होंने जो दर्दनाक गाथा बताई उसको मैं बता नहीं सकता। कपड़े फाड़े गए, रेप किया गया, क्या क्या अपशब्द बोले गए, नहीं बता सकता। और क्यों नहीं सरकारिया कमीशन लागू किया जाता है, हमने मांग की है। केंद्र सरकार को चाहिए इमीडिएटली पैरामिलिट्री फोर्स भेजे वहां पे। गवर्नर के रोने से, आंसू बहाने से कुछ नहीं हो सकता है। आपके पास पावर है साहब, पैरामिलिट्री फोर्स है, सरकारिया कमीशन है, पूरी रिसर्च है आपके पास। आप जाके वहां पे पैरामिलिट्री फोर्स लगा के ये इंश्योर कर सकते हैं कि एक एक हिंदू जो वहां से विस्थापित हुआ है वापस अपने घर में जाए। ये क्यों नहीं किया जा रहा है? इसलिए कि हिंदू मरे कटे, आगे चल के दोबारा इलेक्शन में फिर वोट दे। ये किस तरह का मतलब कत्लेआम मच रहा है और केंद्र सरकार चुप बैठी। और क्या ऐसा कत्लेआम जब गुजरात में मचा था तो केंद्र सरकार ने उस समय क्या किया था?
एसआरटी बना के इस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री उनको घेरे में खड़ा कर दिया। तो अगर कत्लेआम मच रहा है और रूल ऑफ लॉ नहीं है, लॉ ऑफ रूलर है, जो एनआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अपनी रिपोर्ट में कह रहा है, तो इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाने का। ऐसे एसआर बोमई में जो सेक्युलरिज्म की व्याख्या की है वो क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए? जब हिंदू मरेगा, कटेगा, हिंदुओं की औरतों का रेप होगा, तब सेक्युलरिज्म चला जाएगा पानी में। और इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस समय नीड ऑफ द आवर है कि सारे हिंदू एक छत्र, एक यूनाइटेड होके एक संगठन बनाएं और उस संगठन के माध्यम से अपनी बात, अपना वर्चस्व रखें। क्योंकि जब तक आप कमजोर हैं, बटे हुए, आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। अब मैं आपको इस बात का, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, मैंने वफ ऐड को डील किया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऐड को डील किया, मेवात को डील किया, काशी को डील किया, मथुरा को डील किया। अब मैं आपको अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उस केस पे आना चाहता हूं जो इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है और कल लगा भी है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हमने केंद्र सरकार जो माइनॉरिटीज के लिए 4,700 करोड़ रुपए पर ईयर खर्च कर रही है, उनकी वक्फ संपत्तियों को इंटरेस्ट फ्री लोन देने के लिए, उनके बच्चों को आईएएस में कोचिंग के लिए तमाम तरह की स्कीम चल रही है, जिसका बजट है 4,700 करोड़ और इस 2021 के बजट में उसकी राशि बढ़ के 5,200 करोड़ हो गई। इसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, इसके साथ साथ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट को भी चुनौती दी। हमारा कहना था नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और मैं ये बात, और 4,700 करोड़ रुपए या 5,200 करोड़ रुपए सीधा सीधा आर्टिकल 27 का वायलेशन है। आप हिंदू समाज का पैसा, हमारे टैक्स पेयर का पैसा कैसे किसी धर्म विशेष को दे सकते हो? और क्या संविधान इसकी इजाजत देता था? आप तो लॉ से जुड़े हुए, आप रोज पढ़ते होंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और कहते हैं हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ऐसा नहीं कहा। हमारे फाउंडिंग फादर जो संविधान के निर्माता थे, उनका ये इंटेंशन नहीं था। तो आज मैं आपके सामने, क्योंकि हर बात रिसर्च से रखनी चाहिए, तर्क से रखनी चाहिए, आज मैं आपके सामने वो रिसर्च रखने जा रहा हूं जो फाउंडिंग फादर्स ने कही थी, और उस रिसर्च के विपरीत कैसे सरकारों ने काम किया, ये बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो माइनॉरिटीज हैं, इसके लिए इनिशियली एक प्रपोजल था, क्योंकि जो कैबिनेट मिशन प्लान है उसमें नेहरू जी ने कहा कि हमें उसके हिसाब से काम करना है, और अभी हम उतने फ्रीडम, उतने इंडिपेंडेंट नहीं है, वी आर नॉट एज दैट फ्री, और इसलिए कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमें माइनॉरिटीज को कुछ प्रोटेक्शन देना है। और इसीलिए जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें आर्टिकल 299 लाया गया माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए। और आर्टिकल 299 में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के एकदम शॉर्ट में बताता हूं। देयर शैल बी अ स्पेशल ऑफिसर फॉर माइनॉरिटीज फॉर द यूनियन हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अ स्पेशल ऑफिसर फॉर द माइनॉरिटीज फॉर ईच स्टेट for the time being specified in part 1 of first schedule who shall be appointed by the governor of the state। तो इन्होंने व्यवस्था ये की ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 299 में कि माइनॉरिटीज के लिए एक स्पेशल ऑफिसर रहेगा जो उनके हितों को देखेगा। उसके बाद बंटवारा हुआ। बंटवारा होने के बाद जो हमारे नेता थे, जिसको फाउंडिंग फादर्स कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट अपने बहुत सारे जजमेंट्स में कहता है, उनका मन बदल गया। उनको लगा कि उनसे गलती हो गई, माइनॉरिटीज को स्पेशल राइट्स और स्पेशल स्कीम्स देके, और 11 मई 1949 को वो सारी बातें विड्रॉ कर ली गई। डेट्स के साथ बता रहा हूं सर। और उसके बाद जो उस समय के हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने संविधान सभा में क्या कहा, उन 4 महत्वपूर्ण लोगों की स्पीच में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली स्पीच है संविधान सभा में जो 25 मई 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स वॉल्यूम 8 पेज 269 से 309 में कोई भी उठा के पढ़ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स इस समय गूगल पे मौजूद है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स में रेफर कर रहा हूं 25 मई 1949 की, वॉल्यूम 8 पेज 269 से 309। और उसमें एससी मुखर्जी ने क्या कहा जब 299 विड्रॉ किया गया, जो स्पेशल ऑफिसर का प्रोविजन बनाया गया था, उस पे मिस्टर एससी मुखर्जी, जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फाउंडिंग फादर हैं, इस देश के संविधान निर्माताओं में से एक है, उन्होंने क्या कहा, सर, इन कंसिडरिंग वेदर द हाउस होल्ड accept the recommendations of the advisory committee and the resolution placed before it by Sardar Patel, there are 2 questions which seems to me
द हाउस शुड आस्क इटसेल्फ, पहले इस सभा को सबसे पहले 2 सवाल है जो खुद पूछने चाहिए. पहला, द फर्स्ट इज, आर वी रियली ऑनेस्ट when we say that we are seeking to establish a secular state? क्या हम सच में अपने आप में ऑनेस्ट हैं जब हम ये कहते हैं कि हम एक सेकुलर स्टेट बनाने जा रहे हैं? एंड द सेकेंड इज वेदर वी इंटेंड टू हैव वन नेशन, और क्या हम एक देश बनाना चाहते हैं? इफ आवर आइडिया इज टू हैव अ सेकुलर स्टेट, it follows inevitably that we cannot afford to recognize minorities based upon religion. उन्होंने कहा कि अगर आप एक सेकुलर देश बनाना चाहते हैं तो माइनॉरिटीज को धर्म के नाम पे रिकॉग्नाइज करना आपको बंद करना होगा. दिस इज टू माय माइंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल आर्गुमेंट व्हाई रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर रिलीजियस ग्रुप्स शुड बी अबॉलिश्ड, एंड दैट इमीडिएटली. So far as the idea of building up a nation is concerned, I do admit that there are certain economically backward groups in every community, and for them provision has been made in the directive principles adopted in December last. उन्होंने कहा कि हर धर्म में, हर लोगों में, हर जातियों में कुछ पिछड़े लोग होते हैं जिनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, और जो मंडल कमीशन में मुस्लिम समाज के लोग ले रहे हैं, मुस्लिम ओबीसीज हैं आज की देश में, आज की डेट में. इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने संविधान सभा में जब आर्टिकल 299 ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का विड्रॉ हुआ, उन्होंने क्या कहा? 26 मई 1949 को उनकी स्पीच बता रहा हूं, जो ड्राफ्ट इस वॉल्यूम 8 में है, पेज 329 पे, वॉल्यूम 8 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स, पेज 329. उन्होंने क्या कहा? सर, देयर हैज बीन सच अबंडेंस ऑफ गुडविल शोन टुवर्ड्स दिस मोशन दैट इज हार्डली नेसेसरी फॉर मी टू इंटरवीन इन सपोर्ट ऑफ इट, बट आई हैव फेल्ट द अर्ज टू डू सो because I wish to associate myself with this historic turn in our destiny. वो कह रहे हैं कि हमने तो इतना सुना, बहुत अच्छा लोगों ने बोला है, पर ये बड़ा हिस्टोरिकल टर्न है इस देश की डेस्टिनी में, और इसलिए मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूं. जवाहरलाल नेहरू साहब कह रहे हैं, I wish to associate myself with this historic turn in our destiny, for indeed it is a historic motion that my colleague, the Deputy Prime Minister, has put before this house. It is a motion which means not only discarding something that was evil, it is a motion which means not only discarding something that was evil, but turning back upon it and determining with all our strength that we have pursue a path which we consider fundamentally good for every part of the nation. कह रहे ये जो प्रक्रिया थी बहुत evil थी और ये बहुत जरूरी हुआ इस देश के लिए. इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार पटेल की जो पूरी स्पीच है वो मैंने अपनी किताब अनब्रेकिंग इंडिया में उद्धृत की है, यही वाली 26 मई 1949 की. जी, उसका मैं पेज 351 वॉल्यूम 8 बिल्कुल बताएं पढ़ के बता रहा हूँ. आपने क्योंकि रेफर किया था संविधान सभा की डिबेट्स को इस शो के स्टार्टिंग में, तो मैंने कहा ये एक रिसर्च जो आपने भी एक्सटेंसिवली डील की है, इसको आप अप्रिशिएट करेंगे. ये एक छोटा सा पैरा पढ़ के बताना चाहता हूँ कि किस लिए माइनॉरिटी राइट्स पे फाउंडिंग फादर्स ने क्या कहा और आज क्या हो रहा है. सरदार पटेल क्या कहते हैं? आई रिमेंबर दैट द जेंटलमैन हु मूव्ड द मोशन हियर लास्ट टाइम इन अगस्त 1947 when asking for separate electorates, I believe said that Muslims today were a very strong, well knit and well organized minority. वो ये कह रहे हैं कि जब ये प्रपोजल रेस किया गया था तब जो मान्यवर थे वो कह रहे थे कि मुस्लिम बहुत स्ट्रांग है, वेल निट है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, यूनाइटेड है. वेरी आगे क्या कहते हैं? वेरी गुड. अ माइनॉरिटी दैट कुड फोर्स द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इज नॉट अ माइनॉरिटी एट ऑल. वो माइनॉरिटी जो इस देश का बंटवारा कर दे वो माइनॉरिटी नहीं हो सकती. ये सरदार पटेल ने कहा है संविधान सभा की डिबेट्स में. एट ऑल. व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर अ माइनॉरिटी? आप क्यों सोचते हैं आप माइनॉरिटी है? इफ यू आर स्ट्रांग, वेल निट, well organized minority, why do you want to claim safeguards? Why do you want to claim privileges? ये सरदार पटेल ने संविधान सभा में कहा है और इसके बाद इसी आधार पे आर्टिकल 299 ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ड्रॉप किया गया. ये संविधान सभा में हमारे फाउंडिंग फादर्स के इंटेंशन था और उसके बाद क्या हुआ? जिन सज्जन ने ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाला प्रपोजल मूव किया था वो इस डिबेट से पहले पाकिस्तान चले गए थे. जी.